हेलो एस्पिरेंट। मैं दीपक पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरवार एकेडमी में आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कई दिन बाद आपके समक्ष एक नई वीडियो, एक नए फैक्ट, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं। इतने दिन वीडियो ना पढ़ने का मूल कारण ये रहा कि कुछ तबीयत में खराबी आने के कारण वीडियो बनाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण आप तक जो पॉलिटी की सीरीज के माध्यम से वीडियो पहुंच रहे थे, जो आपके एक दिवसीय प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, उसमें थोड़ा सा बीच में रुकावट आ गई थी। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहे, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। और आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि कल तक जहां तक की कक्षा हुई थी, इसके पूर्व उसके आगे आज की कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे और आप सब बेहतर रूप से उन कक्षाओं को देखे होंगे जो पहले पढ़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल पर, और आपको एक बेहतर तैयारी के लिए आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा होगा, विशेष करके कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था में, यानी कि संविधान और राज्य व्यवस्था में। हम अपनी कक्षा को वहीं पर प्रारंभ करेंगे जहां पर उस पिछले दिन की कक्षा को हमने विराम किया था, वहीं से आरंभ करेंगे। और जैसा कि यदि हम याद करें, एक बार रिकॉल करें, तो पिछली कक्षा हमारी जो हुई थी वो हुई थी संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण। संविधान निर्माण, यहाँ तक की कक्षा को हमने पूरा किया था। इसके माध्यम से यदि हम आपको बताएं तो पहले गठन के बारे में हमने पढ़ा। तो गठन के बारे में पढ़ते समय हमने देखा था कि संविधान सभा बने, इसका औपचारिक सिद्धांत, सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय द्वारा दिया गया, जिसे 1934 कभी कभी 35 भी मिलता है में कांग्रेस प्लस स्वराज पार्टी ने कहा कि ठीक है, एक जो है संविधान सभा होनी चाहिए और उसी संविधान के अंतर्गत संविधान का निर्माण होना चाहिए। इसको पढ़े थे। फिर उसके बाद देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, रोक दो, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय क्रिप्स मिशन आता है और ये क्रिप्स मिशन 1942 में कह देता है कि आप लोग एक संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद इसी संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण में हमने देखा था कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन,
हो जाता है। और इसकी प्रथम बैठक भी इसी दिन होती है, और जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस एन सिन्हा बनते हैं। ये सब पढ़ा। फिर उसके बाद सारी प्रक्रियाएं, किस प्रकार चुनाव हुआ, सीटें किन में बांटी गई, ये सब हमने पढ़ा। और कब हमारा संविधान बना, कब लागू हुआ, यहाँ तक की कक्षा को हमने बाकायदे संपूर्ण किया, और कब हमारा भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यदि आज की कक्षा में हम आपको बताएं, तो आज की कक्षा में जो भारतीय संविधान बना, उस भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा आपको पहले ही बता दें कि प्रारंभ में कुछ कम अनुसूचियां थी, बाद में उन अनुसूचियों की संख्या को बढ़ाया गया। इस पॉलिटी की सीरीज को प्रारंभ करने के पूर्व मैंने बताया था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाग है, भाग में अनुच्छेद है, और अनुच्छेद के अंदर उपअनुच्छेद है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूची है। उस समय इसके बारे में बताया था। अनुसूची है, प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में 12 है। प्रश्न उठता है अनुसूची है क्या? तो आपको बताएं, यदि आप अनुसूची पढ़ लेते हैं, तो ये संविधान का दर्पण है। दर्पण है। जैसे केवल कुछ ही विषयों को छोड़ दिया जाए, बाकी हर चीजें जो है इसमें आपको मिलेंगे। जैसे एमपी, एमएलए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, इनका वेतन, इनका शपथ, सब इसी में तो देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप देख लेंगे। मतलब मोटा मोटी अधिकांशतः चीज आपको अनुसूचियों में मिल जाएगा, जिसके बाद आप आराम से जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ पढ़ सकते हैं आराम से। एक दर्पण की बात है। वैसे प्रस्तावना को परिचय पत्र बोला जाता है, लेकिन वो परिचय पत्र नहीं है, दर्पण मतलब बता देता है कि संविधान में आपको ये मिलेगा। ये बता देगा कि वेतन आपको किस भाग के किस अनुच्छेद में मिलेगा, किस अनुच्छेद, शपथ आपको किस अनुच्छेद मिलेगा, ये सब सारी चीजें बता देता है। तो आज हम भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताएं, तो प्रारंभ में जैसा कि मैंने बताया 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यदि प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, तो इसका मतलब वर्तमान में 12 हुई है, इनको जोड़ा गया होगा। जी, संविधान का संशोधन करके इनको जोड़ा गया। अब किसको कैसे कब जोड़ा गया, वो सब जब अनुसूचियां आएंगी तो उसी समय हम बताएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन है, पेट का भी एग्जाम का डेट क्लियर हो गया है, कब होगा, तो ये सब नोट करते चलिएगा कि प्रारंभ में 8 थे, 12 हुई, 12 कैसे हुई उसके बारे में हम बताएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची क्या है? ये जो प्रथम अनुसूची है, ये भाग 1 से संबंधित है। भाग 1 से मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। मतलब
इसी में आपको लिखा मिलेगा कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बारे में प्रथम अनुसूची में मिलेगा, पहली ही अनुसूची में। कहने का मतलब वर्तमान में मान लीजिए 28 स्टेट हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में ही विदर्भ वाले क्षेत्र को लेकर के मांग उठती है कि इसे एक राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि विदर्भ क्षेत्र का विकास नहीं होता। कल को यदि विदर्भ राज्य बन जाता है तो विदर्भ कौन सा राज्य बनेगा? 29वां। तो आकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जो 28 है, 28 की जगह 29 लिख दिया जाएगा। वैसे यदि आपको हम एग्जाम्पल बताएं तो दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है, जिसके कारण 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगर दादर नागर हवेली से दमन दीव को अलग कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 9। यहां पर आकर चेंज किया जाएगा कि 9 संघ शासित प्रदेश है, अर्थात राज्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जाएगी तब यहां लिखा जाएगा, यूटीज की संख्या घटाई बढ़ाएगी तो यहां लिखा जाएगा। मतलब प्रथम अनुसूची भारत के अंदर राज्यों और संघ शासित प्रदेश अर्थात यूटी से संबंधित है। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए मूव करते हैं दूसरी अनुसूची पर। दूसरी अनुसूची बड़ी है, क्यों? इसमें संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में है। मतलब राष्ट्रपति को वेतन, राज्यपाल को वेतन, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनको कैसे वेतन मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब इसी में लिखा गया है। जैसे राष्ट्रपति को वेतन दूसरी अनुसूची में, राज्यपाल का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको क्या वेतन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। उपराष्ट्रपति महोदय यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय ही राज्यसभा के सभापति के रूप में होते हैं। तो जब उपसभापति के रूप में होते हैं तो इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में होते हैं तो इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते मिलता है। और ज्यादा समय ये सभापति ही रहते हैं, बहुत कम समय में उपराष्ट्रपति रहते हैं, इसलिए इनको यहीं पर वेतन इसी के अकॉर्डिंग मिलता है। मतलब जिस पद पर रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको वेतन मिलता है। अर्थात आपके एक दिवसीय परीक्षा के लिए बताएं तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं। और वेतन भत्ते में कौन कौन है उसकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं। यदि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद रहेगा, तो आसानी से आप उत्तर कर पाएंगे। इस बात तीसरी अनुसूची आती है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है।
जब कोई भी एमपी एमएलए चुनाव जीत करके संसद भवन या विधानमंडल भवन में जाता है तो उसे शपथ दिलाया जाता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाता है, जो भी जिस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, और वहां के अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाया जाता है। तो जो बोलते हैं मैं फला व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूं, उसका प्रारूप तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। और किसके किसके शपथ का प्रारूप लिखा गया है यदि आप देखें तो पहले सांसदों, जितने भी सांसद भारत में 543 जितने भी सांसद हैं, ये जितना शपथ लेंगे इनके शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। राज्य के विधायक, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधायकों की संख्या है, लेकिन शपथ लेने का प्रारूप सेम है। किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री। केंद्रीय मंत्री में कौन आएंगे? पीएम प्लस मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्री में कौन आएंगे? सीएम प्लस मंत्रिपरिषद। अर्थात जो मोदी जी शपथ लेते हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, उसका प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। जो योगी जी उत्तर प्रदेश में शपथ लिए कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, उसका भी प्रारूप कहां पर है? इसी तीसरी अनुसूची में। चुनाव के लिए उम्मीदवार, ये जो एमपी और एमएलए होते हैं, ये पर्चा भरने से पूर्व भी इनको शपथ लेना पड़ता है। उम्मीदवारों का भी शपथ इसी में है। न्यायाधीश किसके? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सीएजी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब कौन सा शपथ लेंगे, कैसे शपथ लेंगे, उस शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। अब प्रश्न जो बनेगा यही बनेगा कि क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के भी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है? यही प्रश्न पूछ करके फंसा देगा। याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। अर्थात इतने लोगों के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। लेकिन यदि बात किया जाए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी राज्य के हैं, इनके तीनों के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो कहां है? जब हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ते हैं तो उनके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों में ही इनके शपथ का प्रारूप मिलता है। स्पष्ट हूं मैं इस बात पर? आपको ये समझ में आ गया होगा। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो संसद है, संसद के 3 घटक हैं और अंग 2 हैं। 2 अंगों में राज्यसभा और लोकसभा है। तो राज्यसभा में किस राज्य से कितने सीटें आएंगी, ये चौथी अनुसूची में है। और राज्यसभा में किस यूटीज यानी संघ शासित प्रदेश से कितनी सीटें आएंगी,
ये भी लिखा है चौथी अनुसूची में। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का है, पुडुचेरी का है और दिल्ली का है। 3 यूटीज का है बस, बाकी और किसी यूटीज से राज्यसभा में सीटें नहीं आती। तो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है, किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी से कितनी सीटें राज्यसभा में आएंगी, इसका वर्णन चौथी अनुसूची में है। इसके बाद 5वीं अनुसूची आती है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और प्रबंधन है। ध्यान देना, 5वीं अनुसूची में जो एससी और एसटी के प्रशासन और प्रबंधन की बात है, ये भारत के सभी राज्यों के बारे में बात कर रहा है। सभी राज्यों में जहां भी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और प्रबंधन की व्यवस्था के बारे में बात करता है। इसके बाद 6ठी अनुसूची भी आती है। 6ठी अनुसूची भी जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन और प्रबंधन की बात करती है, लेकिन इसमें केवल 4 राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो यदि आपसे बताएं तो 5वीं 6वीं में यही अंतर है। यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व प्रबंधन, कोई पर्टिकुलर स्टेट का या राज्य का नाम नहीं दिया गया है यहां पर। मान लीजिए कल को उत्तर प्रदेश में किसी एक क्षेत्र में लगभग एसटी की संख्या हो और उसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, हो जाएगा, राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन 6ठी अनुसूची में 1, 2, 3, 4 राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। और प्रशासन कैसे किया जाएगा? स्वायत्त जिला परिषद बनाकर या क्षेत्रीय परिषद को बनाकर के प्रशासन कर सकते हैं उनके कल्याण के लिए। ये 6ठी अनुसूची के बारे में है, नोट करते चलिएगा। इसके बाद 7वीं अनुसूची आती है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है और शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। अनुसूची नहीं है, 3 सूचियां। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में प्रारंभ में 99 विषय थे, प्रारंभ में। उसके बाद 100, वर्तमान में 98 विषय हैं। वैसे राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, मध्य में हुए 59 विषय और वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे और फिर बदल करके 52 विषय और वर्तमान में भी इसमें 52 विषय हैं। इसका मतलब यह है संघ सूची में केवल सरकार कानून बनाएगा। संघ सूची में केवल और केवल सरकार, कौन? संघ सरकार।
यानी कि केंद्र सरकार, और राज्य सूची में प्रदेश की सरकारें, राज्य की सरकारें बनाएंगे, और समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे, दोनों सरकारें, अर्थात राज्य प्लस संघ। मान लीजिए कहीं पर टकराव होता है विषयों को लेकर के, उन्होंने कुछ बनाया, उन्होंने कुछ, मान्य होगा संघ द्वारा बनाए गए कानून का, राज्य वाला निरस्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं संघ सूची में कितने विषय हैं। तो मूलतः 97, वर्तमान में 100, 98 भी कह सकते हो। इसमें क्या है, जैसे रक्षा, तीनों सेना, जल, थल, वायु, इससे संबंधित किसके पास, केंद्र सरकार के पास। विदेश नीति, रेलवे, मुद्रा, नागरिकता, बैंकिंग, सेना आदि और बहुत हैं, आप सर्च करके लिख सकते हैं। ऋण लेना हुआ, उधारी विदेशों से, ये भी आता है संघ सूची में। युद्ध एवं शांति, परमाणु युद्ध एवं शांति बढ़ा सकते हैं, परमाणु, और यदि आपका बढ़वाएं डाकघर, आरबीआई, डाकघर, आरबीआई, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं, और यदि इसमें जोड़े अंतरिक्ष अनुसंधान, बैंकिंग आदि, बैंकिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान जो भी होते हैं, ये सब संघ सूची। इसमें कौन बनाएगा सरकार, सॉरी, इसमें कौन बनाएगा कानून, तो केंद्र सरकार, अर्थात मोदी जी की संसद इसमें बनाएगी कानून। इसके बाद आता है इसी 7वीं अनुसूची में, जो 3 अनुसूचियां हैं उसके अंतर्गत आता है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट भी बोलते हैं। मूलतः 66, वर्तमान में 61, 61 के साथ साथ बल्कि लिख सकते हैं कहीं कहीं पर 59 भी आपको मिलेगा, तो ऐसे सही यही है, वर्तमान में 61। पुलिस, राज्यों की अपनी पुलिस होती है, कृषि संबंधी, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, कारागार आदि, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और यदि इसमें लिखना हो भूमि कर, लॉटरी, जुआ, ऑफलाइन, जुआ जो आएगा ऑफलाइन का आएगा, ऑनलाइन का जुआ केंद्र सरकार में चला जाता है, उससे जो राजस्व प्राप्ति होती है। और यदि आप बताएं अस्पताल, औषधालय, बहुत सारे हैं, 59 विषय हैं जो मुख्य हैं, जो आ सकते हैं। डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ये सब महत्वपूर्ण है, खोज करके लाया हूं, पीवाईक्यू देख करके लाया हूं, इसलिए आप ये सब नोट करते चले। इसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में मैंने बताया राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र, दोनों कानून बना सकता है। मान लीजिए राज्य ने भी कानून बनाया और केंद्र ने, और दोनों में हो गया टकराव, किसका माना जाएगा, इनका माना जाएगा, इनका निरस्त हो जाएगा। क्या निरस्त हो जाएगा। तो विषय मूलतः 47, वर्तमान में 52 विषय हैं। सब प्रश्न है क्या क्या शामिल हैं,
शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बिजली, विवाह विच्छेद, वन संरक्षण और सामाजिक नियोजन, यदि और आज जोड़े इसमें जोड़ें तो भारतीय न्याय संहिता जिसे BNS आईपीसी को चेंज करके BNS ला दिया गया है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली लिख दिया है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसके बाद मैगजीन, अखबार ये समवर्ती सूची के विषय हैं। दिवालियापन, और बताएं तो माप और तौल, माप व तौल, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी को बदल करके लाया गया है। पहले आईपीसी इंडियन पीनल कोड होता था, उसको हटा करके ये ला दिया गया है, आईपीसी को हटा करके। तो 7वीं अनुसूची, इसके बाद पीडीएफ अभी नहीं बना है, आज की कक्षा को हम यहीं पर रोकेंगे। आप सभी से मैं अपेक्षा करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। यहाँ से तथ्यात्मक ही थे, सारे तथ्य मैंने नोट किया था, जहाँ से महत्वपूर्ण थे, जितना आने वाला है। हो सकता है यहाँ से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाए। आपका पेट का एग्जाम भी करीब है, ठीक है, तो पॉलिटी से आपको कहीं ना कहीं आपको महत्वपूर्ण रूप से आपको सुविधा प्राप्त कराएगा और आपके एक दिवसीय एग्जाम को अवश्य ही सफल बनाएगा। और इसी के साथ आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो से संबंधित, इस क्लास से संबंधित जो कुछ भी समझ में ना आया हो, आप प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी अच्छी से एक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।